नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आरबीएससी के द्वारा ब्लूप्रिंट के साथ में मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया गया है। ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिससे आप देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट को समझ सकते हैं। साथ में आज की इस वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में इस मॉडल प्रश्न पत्र में से आपको कम से कम 5 अंक के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। हो सकता है इससे ज्यादा के भी पूछ ले, बट कम से कम 5 अंक के क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में से पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको कम से कम 5 से 10 अंक दिला देगा। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। आपको मेन एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही दिशा निर्देश मिलने वाले हैं। पेपर पर लिखा मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होगा 56 अंक। और कुछ सामान्य निर्देश भी आपको मिलने वाले हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। आपके एक कॉलम बना होगा रोल नंबर का, वहां लिखना होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ऐसे कुछ सामान्य दिशा निर्देश आपको मिलेंगे। अब हम मॉडल प्रश्न पत्र के पहले सेक्शन, देखिए इस पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले सेक्शन के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न है। और इस में देखिए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि जो पहला प्रश्न है, कैपिटल आर त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसे आप समझें कि ये हमारे पास में कोई गोलीय खोल है, खोखला गोला है, और उस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये हमें यहाँ पर पूछा है। खोखला गोला कह सकते हैं आप इसको, गोलीय खोल भी कह सकते हैं। और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। गोलीय खोल के कारण उसकी सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। फिर देखें, एक कूलाम आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है। तो गाउस का नियम हमें देखिए क्या कहता है। गाउस के नियम से देखें, I बराबर समेशन क्यू अपॉन में अपसेलन नॉट। और यहाँ पर समेशन क्यू की जो वैल्यू है वो हमें 1 कूलाम दे रखी है। देन फाई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अपसेलन नॉट आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा को हम 1/2 CV² से पुट करते हैं। इसको हम अन्य फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, Q² अपॉन 2C के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे आप 1/2Q/V के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सही है, ये गलत है। ये सही है और ये भी
सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक की ताप में वृद्धि करने पर घटता है। तो देखिए एक एक करके इन ऑप्शन को देखेंगे। ताप में वृद्धि होने पर घटता है, ये गलत है। फिर देखें आकृति पर निर्भर नहीं करता विद्यार्थियों, और लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इस कारण से ये ऑप्शन भी गलत है। फिर देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध घटता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला देखें चालकता में वृद्धि होने पर घटता है, चालकता बढ़ेगी तो जो प्रतिरोध है उसका मान घट जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए ताप में वृद्धि होने पर घटता है प्रतिरोध का एक फॉर्मूला हमारे पास में है, R बराबर R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जब डेल्टा टी ताप में वृद्धि होगी तो R बढ़ेगा, और जो प्रतिरोध का मान है वो लंबाई के और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें ये कहता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटना चाहिए, जबकि इसमें इसका उल्टा बता रखा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा? तो देखिए चुंबकीय बल का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री दे रखी है कि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण का वेग एक दूसरे के लंबवत है, तो F बराबर हमें क्या मिल जाएगा, QVB प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में सही संबंध है। देखिए विद्यार्थियों सही संबंध क्या है, म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रेरकत्व की विमा है, इनमें से प्रेरकत्व की विमा कौन सी है? तो देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस में L डी बाई डी टी। तो यहाँ से L बराबर हम पुट कर सकते हैं माइनस में E अपॉन डी बाई डी टी। तो L की विमा वही होगी जो E अपॉन में डी बाई डी टी की विमा होगी, तो माइनस में E फिर डी बाई डी टी की विमा, की विमा ई यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो विमा है वो होती है M1 L2 T-3 A-1 बट्टे में है डी, तो डी यहाँ पर A1 dt ऊपर चला गया तो इसकी विमा हो गई T1। फाइनली जो विमा निकल कर हमें मिलने वाली है वो मिलेगी M1 L2 T-2 A-2। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह नियम दिया गया था। तो यह जो नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम है और माइकल फेराडे के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है।
यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ का प्रेरक की प्रतिघात क्या होगा? प्रेरक की प्रतिघात को हम अक्ष एल से रिप्रेजेंट करते हैं और अक्ष एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। देखिए अक्ष एल बराबर होता है ओमेगा एल और ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई एफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अक्ष एल बराबर देखिए 2 × 3.14, एफ की वैल्यू हमारे पास में है 50 और एल का मान है 25 गुणा 10 की घात -3। तो यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो 100 आ गया, 100 से यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 314 आ गया। 314 गुणा 25 गुणा 10 की घात -3 हमें मिल जाएगा। अब 314 को यदि हम 25 से गुणा करें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, हमें 7850 मिलेगा। 7850 गुणा 10 की घात -3, तो इसको हम 7.85 ओम लिख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में उपयोग होता है तो पराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। मेलस के नियम का गणितीय रूप है, तो मेलस के नियम का गणितीय रूप है ये वाला ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप नहीं है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है? वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन की ऊर्जा, कार्यफलन और शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। हम यहाँ पर फाई नोट को लिख सकते हैं एच न्यू नोट। क्लियर? ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक रिलेशन में आपको बता दूं कि के मैक्सिमम बराबर होता है ई वी नोट। तो यहाँ से हम के मैक्सिमम के स्थान पर ई वी नोट भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि अलग अलग फॉर्म हमारे पास में है कि इस समीकरण के अंदर, इस समीकरण में एच न्यू बराबर फाई नोट के मैक्सिमम के स्थान पर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, तो ऑप्शन सी में जो इक्वेशन दे रखी है वो सही है, हमें गलत पूछी है। तो ऑप्शन सी वाली बिल्कुल सही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहाँ पर पहली ही इक्वेशन से, एक बार पुनः देख लें इसी इक्वेशन से एच न्यू, एच न्यू, इस फाई नोट को उधर ले जाइए तो माइनस में फाई नोट बराबर आ जाएगा के मैक्सिमम। और के मैक्सिमम के स्थान पर यदि हम क्या लिख दें ईवी नॉट, तो हमें ऑप्शन ए वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये भी एक आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ही है। तो ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है जो कि ऑप्शन स में दे रखा है। इसके अलावा ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है जो कि ऑप्शन ए में दे रखी है। इसके अलावा देखें कि यदि हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन को और आगे ले जाएं तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्सिमम। के मैक्सिमम के स्थान पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के तुल्य ही है। तो ऑप्शन बी वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं ये जो चौथी इक्वेशन है ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को नहीं बताती। ये कहती है कि अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो निरोधी विभव
विभवांतर के तुल्य होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, इनके बीच में कुल ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है और गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे को गतिज ऊर्जा पूछी है, तो जो कि कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के इक्वल होगी। तो कुल जो मान है वो हमारे पास में है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन गतिज ऊर्जा हमें मिल जाएगी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो किसी परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली होता है, ये रदरफोर्ड मॉडल कहता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और उसका कुल धनावेश उसके केंद्र पर मौजूद होता है, नाभिक में मौजूद होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तथा उस पर कार्यरत कूलाम बल के प्रभाव में परिक्रमा करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कूलाम बल के प्रभाव में गति करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस मॉडल के द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्थापित किया गया, ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता सका। इसके द्वारा ये तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो चिरसम्मत भौतिकी है वो ये कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। तो उसकी व्याख्या नहीं कर सका, परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सका, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम का परमाणु बनाता है, तो इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है? तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप नाभिकीय संलयन, तारों और सूर्यों पर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को देखेंगे तो वहां पर उस अभिक्रिया में उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक होता है, तो परम शून्य ताप के ऊपर नेज अर्धचालक उच्चालक की भांति व्यवहार करता है। देखिए, परम शून्य ताप के ऊपर नेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, कोई सा भी पदार्थ क्यों ना हो, उच्चालक की भांति काम करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व ग्राही अशुद्धि है? तो ग्राही अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं और ये 13वें वर्ग के तत्व होते हैं। तो इंडियम, यहाँ पर बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, थेलियम है, तो ये सब हमारे पास में ग्राही अशुद्धियों के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस पेपर के अंदर 18 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि हमने ये देखा था कि इस पेपर के शुरू में ही जो हमने दिशा निर्देश देखे थे वहां पर 16 लिखे हुए थे, बट एक्चुअल में कितने क्वेश्चन आएंगे? 18 आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, ये दूसरा प्रश्न है। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव होता है, तो देखिए इसमें आप लिख सकते हैं नियत होता है, संरक्षित होता है। कुल आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। आप यहाँ पर नियत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नियत होता है। विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो देखिए विद्यार्थी, धारा घनत्व को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और धारा घनत्व बराबर होता है धारा बट्टे में क्षेत्रफल किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा बट्टा क्षेत्रफल होता है। यदि हम बात करें जे के मात्रक की,
तो I बट्टा 1 का मात्रक हो जाएगा। तो I बट्टे में 1 का मात्रक, I यहाँ पर हमारे पास में है धारा, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर और क्षेत्रफल यहाँ पर है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि धारा मापी को एमीटर में यदि रूपांतरित करना है तो उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है, छोटा सा प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अति चालक पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अति चालक पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, -1 होती है। और हम एक रिलेशन जानते हैं कि म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। तो यहाँ से 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। म्यू आर का मान 0 होगा, शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। एक शुद्ध धारतीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो देखिए शक्ति गुणांक को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति गुणांक क्या होता है? cos फाई होता है। और यहाँ पर शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए फाई बराबर 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इसका मान भी शून्य आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्रुवण ही वह घटना जो यह बताती कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की है। ध्रुवण से ही हमें प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति मिलती है, अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि थॉमसन मॉडल में परमाणु का आकार रदरफोर्ड मॉडल में परमाणुवीय आकार से भिन्न होता है। ये हमारी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें आपको एज इट इज ये लाइन मिल जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम पदार्थों का गुणधर्म इनके चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। तो चालन गुणधर्म या चालकता गुणधर्म भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चालकता का जो गुणधर्म है वो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच के एनर्जी गैप के बीच पर निर्भर करता है। तो ये था दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को परिभाषित करना है। देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P बराबर हम Q इंटू 2A से लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है दो आवेशों का समूह जिसमें एक ऋणात्मक आवेश होता है, दूसरा धनात्मक आवेश होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2A दे रखी है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला Q इंटू 2A होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए डेफिनेशन में हमारे पास में है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो इसका फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन है। तो आप इस फॉर्मूले को देखते हुए डेफिनेशन पुट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 माइक्रोफेरेड के 3
संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम में देखिए तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ पर C1, C2 और C3 तीनों के ही मान है 3 माइक्रोफेरेड दे रखे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? C बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 ये 9 माइक्रोफेरेड हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण कर लेता? तो देखिए चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम हमें ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है या बंद पृष्ठ में मौजूद कुल चुंबकीय आवेशों का म्यू नॉट गुणा होता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान जिसे हम बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर से पुट करते हैं बंद पृष्ठ में मौजूद कुल चुंबकीय आवेश को हम qm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि धनात्मक उत्तरी ध्रुव के लिए प्लस में qm और दक्षिणी ध्रुव के लिए माइनस में qm पुट करेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इनका मान है वो 0 के इक्वल होगा। यदि यहाँ पर हम बात करें कि यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता, एकल यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो ये नियम है वो क्या रूप ग्रहण कर लेता? चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो, चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तो गाउस का नियम क्या हो जाता? फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्यू एम हो जाता। ये रूप ग्रहण कर लेता। ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो विद्यार्थियों इसको आप ध्यान रखें, अच्छे से क्लियर करके रखें। फिर कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण तथा 2l लंबाई वाली छड़ के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा? तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में जैसे कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट की केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों इसका सीधा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब के इक्वल होती है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति कीजिए। ऐसा प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। देखिए विद्यार्थियों अब एक डायग्राम में हमें एक लूप से संधारित्र दे रखा है जिसकी प्लेटें A और B है और उस एक फ्लग के नजदीक एक चुंबक का S सिरा नजदीक आ रहा है, दूसरे फ्लग के नजदीक दूसरी चुंबक का N सिरा नजदीक आ रहा है। ये एरो के निशान हमें इनके वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक अन्य चुंबक यहाँ पर दिखाई है। ये हमारे पास में एक चुंबक है और इस चुंबक का जो एस सिरा है एक वर्ताकार लूप के पास में आ रहा है। तो हम लेंस के नियम से जानते हैं कि एस सिरा जब इस लूप के नजदीक आएगा तो इसका जो नजदीक वाला फलक है वो एस फलक की भांति काम करेगा और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होगा। इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर भी हमें जो लूप दे रखा है इसके अंदर धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो इस बी वाले सिरे से धारा चलेगी और चलते चलते धारा है वो एक ही ओर जाएगी।
इसका मतलब है धनावेश है वो बी से चल रहा है और ए पर जा रहा है, तो प्लेट ए के ऊपर धनावेश आ जाएगा, प्लेट बी के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। तो ए कैसा होगा, धनात्मक, और बी कैसा होगा, बी होगा ऋणात्मक। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए धनात्मक होगा, या आप इसे और क्या कह सकते हैं, बी के सापेक्ष ए धनात्मक होगा, ए धनात्मक होगा। क्लियर, ऐसे भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दर्पण के रेखीय आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन बराबर आवर्धन को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर। इसे हम माइनस में v बट्टे में u से भी लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी समतल तरंगाग्र के अपवर्तन के पश्चात प्राप्त तरंगाग्र को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के ऊपर एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है। ये हमने दिखाया है एक समतल तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र है, उसकी ये कोई स्थिति है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। थोड़ी देर बाद में ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ आ जाएगा और ये इस लेंस पर आपतित होगा। फिर अपवर्तित तरंगाग्र कैसा होगा, तो इस तरंगाग्र के रेस्पेक्ट जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसके ठीक लंबवत होती है। प्रकाश की किरणें इस तरीके से होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। और ये हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस में से गुजरती है तो वो अपने समांतर प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस बिंदु में से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु में से होकर जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र हमें प्राप्त होगा वो गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। कैसा तरंगाग्र हमें प्राप्त होने वाला है, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होने वाला है। तो जब प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु में से होकर गुजरती, ये ऐप है, तो हमें गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो निरूपित कीजिए, तो ये हमने चित्र द्वारा दिखा दिया है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की द्वितीय अभिग्रहित को लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु का जो दूसरा अभिग्रहित है वो हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। h/2 का पूर्ण गुणज हो तो L बराबर mvr बराबर nh/2 के इक्वल हम लिख सकते हैं। क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके तुल्य होगी। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है। कार्बन 12 का द्रव्यमान और उसके अंदर किसका भाग लगा दे, यदि हम 12 का भाग लगा दें तो हमें एक एटॉमिक मास यूनिट प्राप्त हो जाएगी, परमाणु द्रव्यमान मात्रक प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम पूर्ण तरंग दिष्टकारी का आपके सामने रख देता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने आपके सामने पूर्ण तरंग दिष्टकारी का एक डायग्राम रखा है। ये हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर है जिसके
अंदर दो कुंडलियां लगी हुई है। एक कुंडली है P1 P2 और दूसरी जो कुंडली है वो है S1 S2। S1 S2 से हमने लिखा है। प्राथमिक कुंडली को हमने एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से उतार चढ़ाव वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ा है। द्वितीय कुंडली को हमने दो डायोड D1 तथा D2 से जोड़ा है। दोनों के एन टर्मिनल हमने आपस में जोड़कर ट्रांसफार्मर के मध्य बिंदु से हमने एक लोड प्रतिरोध संयोजित किया है। लोड प्रतिरोध के सिरों के ऊपर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चार बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। तो वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एक बार डायग्राम देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन के अंदर हमें रखा है उससे संबंधित डायग्राम मैंने आपके सामने रख दिया है कि एक वर्ग के चारों कोनों के ऊपर चार आवेश क्रमशः हमने रख दिए हैं। केंद्र के ऊपर एक माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। इसके ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि आवेश QA के द्वारा एक माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर की ओर लगेगा और उस बल को मैं लिख देता हूं FA से। देखिए आवेश QC के द्वारा भी उतने ही परिमाण का प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये दूर की ओर काम करेगा और उस बल को मैं लिख देता हूं FC। FA और FC दोनों का परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी और इनके कारण से कुल बल है FC और FA के कारण से कुल बल एक माइक्रोकुलाम पर बल, तो वो हो जाएगा 0। इसी प्रकार से मैं बात करूं QB के द्वारा, QB इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर बल लगेगा इधर की ओर, उसको मैं लिख देता हूं FB से। क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है तो वो एक माइक्रोकुलाम को अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से QD है, ये भी ऋणात्मक आवेश है, ये एक माइक्रोकुलाम को अट्रैक्ट करेगा तो FD इधर काम करेगा। और क्योंकि आवेशों का परिमाण ये QD और QB का परिमाण समान है तो इस एक माइक्रोकुलाम के साथ में इनके ऊपर लगने वाले बल भी परिमाण में समान होंगे। तो FB और FD दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक माइक्रोकुलाम पर जो बल है FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक माइक्रोकुलाम पर कुल बल, तो कुल बल 0 हो जाएगा। FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर है, इनका योग 0 के इक्वल आ जाएगा, तो कुल बल 0 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और डेरिवेशन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा के की जगह में लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है R12। इसी प्रकार से Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस को R23 से और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस को R13 से लिखें। तो ये वाला डेरिवेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये इतना ही नहीं लिखना है, इसका पूरा व्यंजक आपको फाइंड आउट करना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 मीटर लंबी धात्विक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से 2 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। तो छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जो छड़ है उसकी लंबाई हमें दे रखी है, आवृत्ति हमें दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है 1/2 B ओमेगा L स्क्वेयर।
या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं BAF, BAF से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में से आप कोई से भी किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज में ले लेता हूँ। तो बी ओमेगा की जगह हम लिख देते हैं 2 पाई एफ हम पुट कर देंगे। अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। बी का मान हमारे पास में है 2, 2 से 2 कट गया है। पाई का मान 3.14, एफ की वैल्यू है 50 और एल का मान हमारे पास में है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में देखिए ई बराबर क्या निकल कर आ रहा है, 2 को 50 से गुणा करेंगे 100, 100 को जब 3.14 से गुणा करेंगे तो 314 आ जाएगा। फिर गुणा में ये आ गया 4, तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 1256 वोल्ट आ गया है। मान मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, बट आप एक बार कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका व अभिदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है। दूरबीन ये दूरदर्शी ही है कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता इसको हम स्मॉल एम से या कई जगह पर कैपिटल एम से भी लिखते हैं। एफ ओ अपॉन में एफ ई। एफ ओ का मान हमें 144 सेंटीमीटर दे रखा है, एफ ई है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एम बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 144 बट्टे में 6, तो ये हमारे को मिल चुका है 24। तो आवर्धन क्षमता हमारे को मिल गई है 24। फिर हम बात करते हैं अभिदर्शक व नेत्रिका के मध्य की दूरी। अभिदर्शक व नेत्रिका के मध्य की दूरी, नेत्रिका के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरियों के परिमाणों के योग के बराबर होती है। तो 144 प्लस 6 ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, जिसे हम 1.5 मीटर भी कह सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्थापन धारा को परिभाषित करके इसके सूत्र की व्युत्पन्न कीजिए। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से प्रवाहित धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से बहने वाली धाराएं विस्थापन धारा कहलाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, विस्थापन धारा की डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने पुट कर दी है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। ये हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। जब हम इस संधारित्र को बैटरी से जोड़ेंगे तो संधारित्र की प्लेटों के ऊपर किरचॉफ के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि इस संधारित्र की प्लेट के ऊपर आवेश आएगा तो सही लेकिन प्लेट से जाएगा नहीं। इस कारण से यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के ऊपर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता। तो मैक्सवेल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से एक धारा बहती जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। तो देखिए इसको डेरिवेशन सूत्र के लिए क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के स्थान पर हम पुट कर सकते हैं Q अपॉन में A, तो आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं E इंटू ए, ई की वैल्यू पुट कर देंगे Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ए से A कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
समीकरण 2 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो d5/dt बराबर आ गया 1/ε0 dq/dt। dq/dt की जगह हम विस्थापन धारा रिप्रेजेंट कर देंगे, विस्थापन धारा लिख देंगे। तो विस्थापन धारा का सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है। इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, फाई के स्थान पर E इंटू ए लिखकर, ए बाहर आ जाएगा तो ID इक्वल टू A/0 dE/dt से भी लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से बहने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यंग के द्विजिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चतुर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। तो प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में एक रिलेशन है, एनवे फ्रिंज की जो दूरी का फॉर्मूला है वो हमारे पास में है yn इक्वल टू, या मैं आपको याद दिला दूं कि डेल्टा अक्स अपॉन स्मॉल डी ये बराबर होता है yn अपॉन कैपिटल डी के बराबर। यहां से yn बराबर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा अक्स इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। डेल्टा अक्स है वो पथांतर है, चमकीली फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, एन लेमड़ा हो जाएगा। चमकीली या दीप्त फ्रिंजों के लिए डेल्टा अक्स है ये एन लेमड़ा हो जाएगा। तो वाई एन बराबर हमें मिल जाएगा एन लेमड़ा कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज में लेंगे, हमें लेमड़ा पूछा है तो वाई एन इंटू डी बट्टे में एन इंटू कैपिटल डी, ये हम पुट कर देंगे। एन का मान यहाँ पर 4 है, वाई एन का मान हमें 1.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 1.2 गुणा 10 की घात -2, डी का मान हमें 0.28 गुणा 10 की घात -3 दे रखा है। एन का मान 4, कैपिटल डी का मान हमें 1.4 दे रखा है। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या मिले, तो देखिए मिलने वाला है 0.06 गुणा 10 की घात -5। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम भी पुट किया जा सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाइए। तो ये भी आप समझा सकते हैं, आप हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, केवल व्हाट्सअप करना है 9460239358 पर, या हमारी एप्लीकेशन है BCS अकेडमी नाम से, आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गाइगर मार्सडन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण थीटा के साथ संसूचित कणों की विचरण को दर्शाने वाले ग्राफ को खींचिए। इस प्रयोग में उपगमन की निकटतम दूरी का व्यंजक भी लिखे, केवल सूत्र यहाँ पर लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था गाइगर और मार्सडन के निर्देशन में, रदरफोर्ड के निर्देशन में गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने किया था, तो उसमें एन थीटा प्रकीर्णन कोण और प्रकीर्णित कणों की संख्या के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ उपगमन की निकटतम दूरी, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो नाभिक के न्यूनतम कितनी दूरी तक पहुँच जाते हैं, तो न्यूनतम वाली स्थिति के अंदर कणों का जो वेग है वो 0 हो जाता है, सारी की सारी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो u है वो EK के बराबर आ जाएगा, मतलब
कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्के को मैंने पुट कर दिया स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टे में R। तो यहाँ पर Q1 का मान है नाभिक का आवेश ZE और अल्फा कणों का आवेश यहाँ पर लिखना है 2E। यहाँ पर क्या आएगा 2E। ये हमें मिल जाएगा RO, R0 ये न्यूनतम दूरी का सूत्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन में कोई दो अंतर। नाभिक के विखंडन में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है और नाभिक के संलयन के अंदर दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के अंदर कुछ डिफरेंस। नाभिकीय विखंडन के अंदर जो भारी नाभिक हैं वो हल्के नाभिकों के अंदर टूटते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दूसरा डिफरेंस देखें, नाभिकीय विखंडन के अंदर अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, लेकिन उतने ही द्रव्यमान में नाभिकीय विखंडन के लिए अत्यधिक ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पर भी हो सकता है, लेकिन नाभिकीय संलयन उच्च ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। नाभिकीय विखंडन के एग्जाम्पल परमाणु बम, परमाणु भट्टी, जबकि नाभिकीय संलयन की कुछ उदाहरण है सूर्य और तारों पर संपन्न होने वाली संलयन अभिक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएन संधि निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण क्रियाओं के नाम लिखिए। दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है विसरण और अपवन। इसमें हासी क्षेत्र और रोधी का विभव को परिभाषित कीजिए। देखिए रोधी का विभव क्या होता है कि अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न आवेशित परतों के कारण से उत्पन्न विभवांतर जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से गुजरने नहीं देते, रोधी का विभव कहलाता है। तो संधि क्षेत्र के ऊपर एक परतों का समूह बनता है जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से गुजरने नहीं देते, रोधी का विभव कहलाता है। हास्य क्षेत्र या अवक्षय क्षेत्र किसे कहेंगे? क्योंकि जो पीएन संधि है उसके दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते, मतलब आवेश वाहक मौजूद नहीं होते, तो उस क्षेत्र को हम हास्य क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का संधि नियम तथा लूप नियम लिखिए। तो देखिए संधि नियम हमें ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, समेशन आई इक्वल टू 0। लूप नियम हमें ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों और सेलों पर विभव पतनों का बीजगणित योग शून्य होता है। और डिटेल से जानने के लिए आप हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी घनीय परिपथ जाल के विकिरण तय सम्मुख कोनों से जुड़ी है। तो परिपथ जाल में 3 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। तो परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए विकिरण तय सम्मुख कोणों पर जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये ए और बी के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध स्मॉल आर का, आर ओम का है। तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे कि यदि ये ए और बी के बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई है, इस तरीके से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर 10 वोल्ट का विभव लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ए से ये 3 रेजिस्टेंस स्मॉल आर और स्मॉल आर, तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो मैं यहाँ पर इनको कुछ नाम दे देता हूँ, सी, बिंदु डी और बिंदु ई। बिंदु सी, डी और ई पर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो इन तीनों बिंदुओं को अलग न बनाकर हम एक ही जगह पर इनको बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इनको दिखा रहा हूं।
इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारे पास में बिंदु ए और ये बन गया हमारे पास में यहाँ पर सी, डी और ई, हमने तीनों को एक ही जगह पर दिखा दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बिंदु बी की तरफ से देख लेते हैं, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। इनको नाम दे देता हूं मैं एफ, जी और एच। तो तीनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे। तो देखिए तीनों को किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से दिखाया जा सकता है। यह है पॉइंट बी। अब हमने इनको तीनों को एक ही जगह पर दिखाया है, तो एफ, जी और एच तीनों एक ही जगह के ऊपर मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में कुछ रेजिस्टेंस और बच गए, ई और एच के बीच में, ई और जी के बीच में, डी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। ये हमारे पास में ऐसे 6 रेजिस्टेंस हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, सॉरी ये वाला नहीं है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, एक बार पुनः देख लें, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ये छहों इन बिंदु दोनों मतलब एक हरे वाले डॉट और ये जो पिंक वाले डॉट है इनके बीच में जुड़े हैं। तो इनको हम इस तरीके से एक ही साथ में समांतर क्रम में दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक आ गया, ऐसे ही 6 जुड़े हुए हैं, ये 2 आ गया, ऐसे ही हमारे पास में ये तीसरा आ गया, ये हमारे पास में चौथा आ गया है, ये पांचवा आ गया है और ऐसे ही ये छठवां आ गया है। तो 6 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इन तीनों की जगह हम एक रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि तीनों समांतर क्रम में है, ये छहों समांतर क्रम में है और ये तीनों फिर से समांतर क्रम में है। तो ए, फिर इसको नाम दे दूं सी, इसको नाम दे दूं एफ और इसको नाम दे दूं मैं बी और इसको नाम दे देता हूं मैं R1, इसको नाम दे देता हूं R2, इसको नाम देता हूं R3। अब R1 की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो देखिए R1 में यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, स्मॉल r हमने कंसीडर किया है, 3 में r आ जाएगा। R1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी R/3 और यही वैल्यू है R3 की। इसी प्रकार से आप R2 निकालेंगे तो आपके पास में R2, ये 6 बार आप इनको 1/r करेंगे तो ये 6/में r, r/में 6 आ जाएगा। अब तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं। कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, 6 यहाँ पर लघुत्तम आ गया है तो 2R प्लस R प्लस 2R, ये आ गया है 5/6R और R की वैल्यू हमें यहाँ पर स्मॉल r है 3 ओम दे रखा है, तो यह आ जाएगा 5/2 ओम। इसे हम 2.5 ओम भी कह सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध 2.5 ओम हमें प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपव्यय वेग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको व्यंजक फाइंड आउट करना है। Vd बराबर I अपॉन में ANE, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। फिर देखिए कि हमें अगले पार्ट में क्या पूछा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध अक्स ओम है, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 4 अक्स हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.4 गुणा 10 की घात -2 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें एक फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमें यहाँ पर डेल्टा टी फाइंड आउट
करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास में आर अपॉन में आर नोट बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से आर अपॉन में आर नोट माइनस 1 बराबर अल्फा डेल्टा टी। चलिए देख लेते हैं, अल्फा डेल्टा टी देख लेते हैं एक बार। आर की वैल्यू हमारे पास में है 4x, आर नोट का मान है x माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3। डेल्टा टी ताप में वृद्धि आ जाएगी 3 में अल्फा, 3 में 0.4 गुणा 10⁻²। तो डेल्टा टी ताप में जो वृद्धि है वो हमें देखिए कितनी मिल जाएगी, 3 गुणा 10⁻²+2/में 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, 3000/4 आ जाएगा। तो डेल्टा टी का मान है 750 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो एक तरीके से यदि हम T2 निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास में T1 प्लस 750, T1 का मान 0 डिग्री है तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से एक लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण से उसकी अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और अंदर अंदर भी हमें ज्ञात करना है तो म्यू नॉट आई इंटू में स्मॉल आर बट्टे में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर आ जाएगा। ये व्यंजक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित आयताकार लूप जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई लूप है, धारावाही लूप है, तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण तो बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा, जिसे हम एम बी साइन थीटा भी कह सकते हैं। एम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसको हम सदिश रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी हम पुट कर सकते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन आपको करना है, यह मैंने आपको केवल सूत्र दिखाए हैं, इसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है, तो पूरा डेरिवेशन पूरा टॉपिक सोल्व करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभव रोधिका को परिभाषित कीजिए। तो देखिए विभव रोधिका क्या है कि किसी धात्विक चालक के ऊपर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा? निरोधी विभव उसको हम कहेंगे। समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर है कि एक समान तीव्रता और भिन्न भिन्न आवर्तियों के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्राही पट्टी का विभव के साथ ग्राफ खींचिए। तो एक तरफ हमने लिया है संग्राही पट्टी का विभव, दूसरी तरफ हमने प्रकाश विद्युत धारा, तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। यदि हम आवर्ती बढ़ा दें तो निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, ऋणात्मक दिशा में निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे पार्ट के अंदर देखिए हमें 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर एच अपॉन में पी, और पी की जगह हम लिख सकते हैं एम इंटू वी, एम इंटू वी। तो यहाँ से देखिए एम का जो मान है वो इस क्वेश्चन के अंदर 0.12 किलोग्राम दे रखा है, वी का मान हमें 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकंड होता है। एम का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 0.12 और वी का मान 20 दे रखा है। तो देखिए जब हम पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 662 हो जाएगा, नीचे नीचे सिर्फ 12 रह जाएगा, 12 को 20 से गुणा करेंगे तो ये 200 सॉरी
240 आ जाएगा। 240 गुणा 10 की घात माइनस 34। तो 24 का जब हम भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा। और देखिए क्या प्राप्त होने वाला है हमें। 662 के अंदर आप भाग लगाइए 240 का, तो हमें ये 2.75 के समथिंग प्राप्त होने वाला है। तो ये तरंग धिरी प्राप्त होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अथवा में हमें कार्यफलन को डेफिनेशन पूछिए। तो कार्यफलन क्या होता है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन या दहली ऊर्जा कहलाती है। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है कि एक समान आवर्ती व भिन्न भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ में ग्राफ खींचिए। ये आप ग्राफ खींचोगे तो एक तरफ आप लेंगे पट्टी का विभव और दूसरी तरफ यदि आप लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा, तो उनके बीच में अलग अलग तीव्रताओं के लिए ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी, जो नियत धारा है, संतृप्त धारा है, उसका मान बढ़ता जाएगा। यह है संतृप्त धाराएं, और ये धाराएं बढ़ती जाएगी। I1 I2 I3 ये तीव्रताएं हैं। तीव्रता को यदि हमने इंक्रीज किया तो संतृप्त धाराओं का मान भी इंक्रीज होता चला जाता है। इसके थर्ड पार्ट में प्रकाश विद्युत धारा के प्रयोग में निरोधी वो 1.5 वोल्ट है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए उच्चतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम से हम पुट कर सकते हैं, जो कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होती है। ये होती है ईवी नोट। हमें इस क्वेश्चन के अंदर वी नोट का मान दे रखा है 1.5 वोल्ट। तो के मैक्सिमम हमें यहाँ पर पूछा गया है, जो कि ई वी नोट के बराबर होता है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नोट यहाँ पर विभव है, तो यह आ गया 1.5 ईवी आ गया है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को लपेटने की व्यवस्था का चित्र बनाइए। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को संक्षिप्त में समझाते हुए कुंडलियों में फेरों की संख्या और वोल्टताओं के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो ट्रांसफार्मर की बनावट आपको बनानी है, कार्यविधि लिखनी है, और एक संबंध फेरों की संख्या के बीच में और वोल्टताओं के बीच में भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो वो जो संबंध है विद्यार्थी, वो संबंध मैं आपको बता देता हूँ। संबंध होता है प्राथमिक कुंडली पर विभव पतन, द्वितीय कुंडली पर विभव पतन। ये इनमें फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमें देखिए क्या कहा गया है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1600 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर हमारे पास में फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का ही प्रयोग हमें करना है। प्राथमिक कुंडली पर आरोपित विभवांतर है 2200 वोल्ट। द्वितीय कुंडली पर विभव पतन है 220 वोल्ट। इसके अलावा प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या है एन पी से हमने उसको लिखा है 1600। एन एस हमारे पास में है जो हमें ज्ञात करना है। एन एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे एन एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं। एन एस बराबर हम लिख सकते हैं एन पी इंटू में वी एस बट्टे में वी टी। एन पी का मान है 1600, वी एस का मान है 220, वीपी का मान है 2200। तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन एस का मान आ जाएगा 160। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख बनाना है और इसकी सहायता से प्रतिबाधा और कलांतर के व्यंजक अपन को ज्ञात करने हैं। प्रतिबाधा हम जानते हैं कि जेड बराबर अंडरूड में आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर होता है। तो इसका व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा फाई भी आपको ज्ञात करना है, जो कि टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में
आर के बराबर होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में पूछा किसी एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती परिपथ में कैपिटल आर बराबर 25 ओम, एक्सएल बराबर 212 ओम, एक्ससी बराबर 212 ओम, तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला अभी अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा है कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर आर का जो मान है वो 25 दे रखा है, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सएल हमें 212 दे रखा है, एक्ससी भी हमें 212 दे रखा है। तो यहाँ से 212 में से 212 घटेंगे तो 0 हो जाएगा। 25 के स्क्वायर का अंडर करोगे तो 25 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देखिए कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से किसी प्रकाश किरण के गुजरने का किरण चित्र बनाना है, अपवर्तनांक का सूत्र फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में है कि गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का किरण आरेख बनाकर उसका एक रिलेशन है n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r, इसको भी आपको व्युत्पन्न करना है। तो ये था हमारा मॉडल प्रश्न पत्र और उसके सॉल्यूशन। ज्यादातर जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने आपको बताए हैं, जो थोड़े बड़े थे जो सीधे थे उनके मैंने आंसर नहीं बताए। लेकिन यदि आपको इनके हैंड रिटन नोट्स या इनके आंसर चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हैं। एप्लीकेशन है BCS एकेडमी, जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ व्हाट्सअप करोगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी नोट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हैंड रिटन नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था मॉडल प्रश्न पत्र। अगले वीडियो में हम 12th फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।